फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज की वीडियो में हम इस वीडियो के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ठीक है, 2024 में होने वाले हैं। ठीक है, 2025 में होने वाले हैं जनवरी के मंथ में, तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए ऐप के बारे में चेकआउट करिए। अब बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूनिक पेपर कोड आप चेक कर लीजिए, हो सकता है यूनिक पेपर कोड में आपके पास चेंजेस हो। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए। अगर आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप हिंदी में या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अपना आंसर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, बात करें क्वेश्चन 1 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे का और खा ऊपर इंग्लिश में दिए गए हैं, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिए गए, 9 नंबर के हैं, 9 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 के का पार्ट में पूछा गया है, उत्पादक अधिशेष और उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, उत्पादक अधिशेष और उपभोक्ता अधिशेष की जो अवधारणा है उसको आपको समझाना है। सेब के लिए एक बाजार पर विचार करें। मान लीजिए सेब की आपूर्ति बढ़ जाती है, सेब के बाजार में नए संतुलन और उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष का क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कई पार्ट्स में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही पार्ट में है तो आपने डायरेक्ट लिखना चालू करा और आपने पूरा एक ही या 2 पैराग्राफ में आंसर एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, इस क्वेश्चन को ही पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो आपसे सीधा सीधा पूछता है कि उत्पादक अधिशेष और उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को आपको बताना है। तो पहले आप इसकी अवधारणा को बता देंगे, इसकी अवधारणा को बता देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन। आप नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेब के लिए बाजार पर विचार करिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेब के लिए बाजार पर विचार करिए। अब आपको यहाँ मान लेना है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एक प्रकार से ये है कि थ्योरेटिकली आपको सोचना है कि हाँ हमने ये मान लिया और उसके बाद उसका आंसर माना। मान लीजिए सेब की आपूर्ति बढ़ जाती है, मार्केट में जो एप्पल्स हैं, ठीक है, उनकी आपूर्ति बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाते हैं एप्पल। सेब के बाजार में नए संतुलन पर उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष का क्या होता है। ठीक है भाई, उपभोक्ता जो है, जो कि सेब को यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनका क्या होगा, और उत्पादक जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है भाई, एप्पल को उगाने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा, क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो गया। अब खा पार्ट को देखें। मूल्य सीमा क्या है, ये आपका क्वेश्चन मतलब खा का पहला पार्ट हो जाता है कि मूल्य सीमा क्या है, आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। क्या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा हमेशा बाजार के नतीजे बदलती है, अपने उत्तर के कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला आपका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, राहुल 2 वस्तु एक्स और वाई का उपभोग कर रहा है, उसकी आय 100 रुपए है। वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपए है और वस्तु वाई की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों वस्तुएं 10-10 रुपए की आती हैं और उसकी जो आय है, मतलब इनकम है, वो 100 रुपए है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ दे दिया गया आपको। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। उपरोक्त जानकारी को देखते हुए राहुल के लिए बजट रेखा बनाइए, आपको एक बजट बनाना है। मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत घटकर 5 रुपए हो जाती है, राहुल के लिए बजट रेखा कैसे बदलेगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि राहुल जो एक्स चीज, मतलब एक्स चीज ले रहा था 10 रुपए की शुरुआत में, अब वो 5 रुपए की ले रहा है क्योंकि उसका रेट घट गया। तो अब राहुल के बजट रेखा उस चीज को कैसे बदलेगी, ये बताना है। फिर वस्तु एक्स की कीमत में कमी के बजाय राहुल की आय 200 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाग 1 की तुलना में राहुल के बजट रेखा कैसे बदलेगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें जिसमें बजट रेखा आपने बनाई है वो कैसे बदलेगी। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर जो का के बाद खा ऑप्शन आता है, उसमें पूछा गया उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्रों के गुणों को समझाइए। ठीक है, पहले आपको ये बताना है उदासीनता वक्र क्या है। जब आप ये एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको उदासीनता वक्रों के जो गुण है उन गुणों को आपको एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे का में आपसे पूछा गया है, जब भी बचत पर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो परिवार अधिक बचत करने लगता है। क्या कथन सही है या गलत है? आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों की सहायता से समझाइए। ठीक है, क्या है कि जब भी बचत पर ब्याज दरें बढ़ती है, भाई सेविंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता है, तो क्या फैमिली जो है, परिवार जो है, क्या वो और ज्यादा बचत करने लगते हैं? अगर ये कथन सही है या गलत है तो ये आपको बताना है। ये आपके ऊपर बेस करता है कि आप इस क्वेश्चन के रिलेटेड या इस स्टेटमेंट के रिलेटेड क्या सोचते हैं। ज्यादा ज्यादा चांसेस है कि हाँ भाई, फैमिली अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट बच रहा है तो लोग क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। ठीक है भाई, कोई बैंक उन्हें अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग पे, ठीक है, सेविंग करने पे, तो वो लोग सेविंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो ये कथन एक प्रकार से सही है। ठीक है, अब ये हो गया आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों की सहायता से समझाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आय जो इनकम है और जो प्रतिस्थापन है उनके प्रभावों की सहायता से आपको क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके खा पार्ट में पूछा गया, यह देखा गया है कि बाजार में मौजूद संतुलन में मांग अत्यधिक लोचदार जबकि आपूर्ति अत्यधिक लोचदार है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आलोचदार हो गई, और जबकि जो आपूर्ति है वो अत्यधिक लोचदार। यदि खरीदारों को प्रत्येक इकाई खरीदने पर ₹T का कर देना होगा तो कर का अत्यधिक बोझ कौन वहन करेगा, खरीदार या विक्रेता? समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट्स में पूछा गया। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, फिर आपको ये बताना है कि अगर खरीदार को प्रत्येक इकाई मतलब कोई भी एक यूनिट खरीदने पर, अगर खरीदने पर ₹T का कर देना होगा, तो जो कर है मतलब जो टैक्स है वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा आएगा, खरीदार के ऊपर या विक्रेता के ऊपर? ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, काम में आपसे पूछा गया उत्पादन संभावना वक्र मतलब पीपीसी क्या है, बताइए कि सामान्य धारणाओं के तहत पीपीसी बाहर की और मूल्य बिंदु की और अवतल क्यों झुका हुआ है? यदि वस्तु x की अवसर लागत वस्तु y के संदर्भ में स्थिर है तो पीपीसी का आकार क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपको ये मतलब सोच के समझ के ग्राफ के अकॉर्डिंग ये समझना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। आप खा की तरफ देखें, इसमें पूछा गया है यदि दो वस्तुएं हैं तो उदासीनता वक्रों का क्या होगा? ठीक है, पूर्ण प्रतिस्थापन, पूर्ण पूरक, तीसरा है एक वस्तु अत्यधिक रूप से अच्छी और दूसरी आर्थिक रूप से खराब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में जितने दो क्वेश्चन पूछे गए हैं का और खा, ये दोनों 9 नंबर के हैं, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैमाने पर मितव्ययता के मितव्ययता और दायरे की मितव्ययता के बीच अंतर बताइए। यहाँ पे आपको अंतर बताना है, मितव्ययता और दायरे की मितव्ययता के अंतर बीच में जो अंतर है वो आपको बताना है। परिवर्तनीय अनुपात के नियम की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम की जो अवधारणा है उसको आपको स्पष्ट करना है। जब ये कर देंगे तो और समझाइए। ठीक है, स्पष्ट करने के बाद समझाना भी है। इस संदर्भ में किसी कारक में बढ़ते रिटर्न, किसी कारक पर स्थिर रिटर्न और किसी कारक पर घटते रिटर्न के बीच अंतर बताइए। यहाँ पे आपको अंतर बताना है बढ़ते रिटर्न पर। ठीक है, स्थिर मतलब जो रिटर्न है वो स्थिर है, और उसके बाद फिर घटते जो रिटर्न है इनके ऊपर आपको बीच में अंतर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक उदाहरण की सहायता से किसी फर्म की स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के बीच अंतर समझाइए। ठीक है, स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के बीच में क्या है, अंतर स्पष्ट करना है आपको। इस संदर्भ में आर्थिक लाभ और लेखांकन लाभ के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, इस संदर्भ में आपको करना आर्थिक लाभ और लेखांकन जो लाभ है इनके बीच में भी आपको अंतर स्पष्ट करना मतलब अंतर स्पष्ट करना है आपको। बचे दो भी टॉपिक्स बताएंगे उनके बीच में। खा में आपसे पूछा गया पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित करें। किसी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित आपको करना है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपसे, ठीक है, यहाँ पे आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़े से इक्वेशंस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किसी फर्म के शट डाउन बिंदु
और निकास बिंदु के बीच अंतर स्पष्ट करें, मतलब अंतर आपको बताना है, ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किसी भी फर्म के शट डाउन बिंदु और निकास बिंदु के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और जो आपका खा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन लगा के एक्सप्लेन करना है कि चीनी के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म पर विचार करें, मतलब विचार करें। चीनी का बाजार मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस फर्म के लिए सीमांत लागत फलन इस प्रकार होगा, ठीक है। एम सी इज इक्वल टू 3 + 7Q चीनी की मात्रा की गणना करें और जो यह फर्म संतुलन पर बाजार में बेचेगी, ठीक है, ये भी बताना है कि किस उस पर बेचेगी, ठीक है। फर्म का कुल राजस्व, सीमांत राजस्व और औसत राजस्व क्या होगा, ठीक है, रेवेन्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपसे एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। काम में आपसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम एल और पूंजी के का उपयोग करके उत्पाद वाई का उत्पादन वाली एक फर्म पर विचार करें। निम्नलिखित उत्पादन फलन में से प्रत्येक में यह निर्धारित करें कि क्या फर्म में पैमाने पर बढ़ते रिटर्न और पैमाने पर घटते रिटर्न या पैमाने पर निरंतर रिटर्न का समान सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको बताना है कि भाई जो फर्म है, ठीक है, क्या वो रिटर्न बढ़ा रही है या घटते हुए रिटर्न का सामना कर रही है या फिर निरंतर रिटर्न का सामना कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी गई है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। खा में आपसे पूछा गया है भाग ए जो कि ऊपर है कि निरंतरता, यदि मान ले कि फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन कर रही है, भाग ए में दिए गए दो उत्पाद कार्यों के लिए समानुपात की का समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और लिखना भी है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन में से, और आपको कोशिश करिए कि आप 5 के 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो चांसेस हैं कि आपके जो नंबर है वो काफी कम हो सकते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हो सके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनके आंसर लिखना है। ये जो क्वेश्चन पेपर हमने समझाया है आपको, इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी आंसर, मतलब एक प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर्स आपको तैयार कर लेने हैं, ताकि अगर इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको वो लिखना होगा। देखिए चांसेस हैं कि थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपसे प्रूव करने के लिए पूछ लिया गया, या फिर एक प्रकार से आपसे कह दिया गया कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दे दी गई, ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को समझ लेना है, ठीक है। थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में है सबको समझ लेना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ताकि आपके जो आंसर है वो अच्छे से बन पाए और आप एग्जाम हॉल में अच्छे से आंसर लिख पाए, ताकि आपके जो नंबर है वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक वो ऐप आपकी हेल्प करेगा हर तरह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।